वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेक्चर नंबर 16 ऑफ सी इंटरमीडिएट फास्ट ट्रैक कोर्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 16 और मैं इस समय गुड़गांव से लाइव हूँ। फॉर द नेक्स्ट 7 to 8 days 10 days आई बी इन गुड़गांव। सीए का रिजल्ट आने वाला है जनवरी 2025 में। जो एग्जाम्स हुई है फाउंडेशन इंटरमीडिएट का, उसका रिजल्ट आने वाला है और उसकी तैयारी के लिए हम लोग गुड़गांव पहुँच चुके हैं। तो अब आपकी जो क्लासेस है, अगली कुछ क्लासेस जो है वो इस तरीके के सेटअप गेटअप में होने वाली है। एक बार क्विकली ट्रैकर की तरफ देख लेते हैं हमने कल की क्लास में क्या किया था लास्ट क्लास में, और फिर उसके हिसाब से हम लोग बढ़ते हैं आगे। गुड मॉर्निंग सौम्या, गुड मॉर्निंग कुशल। ओके, सो दिस इज द ट्रैकर फॉर द फास्ट ट्रैक बैच। फॉर ऑल दोस हु डोंट नो, प्लीज गो एंड वॉच लेक्चर नंबर 1, क्योंकि वहां पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है। लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 15, वी कंप्लीटेड ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आज हम लोग ओवरहेड टॉपिक ही देख रहे हैं, बट वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बहुत अच्छे से समझेंगे, आराम से समझेंगे। 2 लेक्चर्स मैंने प्लान किए हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर, सिस्टमैटिकली करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। नाउ कम टू योर रजिस्टर्स, राइट डाउन हेडिंग चैप्टर नंबर 5 ओवरहेड अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। वेल रियली स्पीकिंग, वैसे तो इसमें सेल्फ एनालिसिस वाला कोई पॉइंट नहीं है, बट अगर आप चाहें तो बना भी सकते हैं एक पेज सेल्फ एनालिसिस का। नहीं चाहे तो यू मे इवन स्किप इट, योर चॉइस। कंप्लीटली आई लीव इट अप टू यू, है ना, कंप्लीटली योर चॉइस। करेक्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। ओवरहेड्स का मतलब हम लोगों ने समझ लिया है। ओवरहेड्स का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट expenses. Together they are known as overheads. Last lecture we had detailed discussion on what is overhead, what not, what everything. Correct? Now understand, ये जो overheads होते हैं, ये overheads हमारे cost object की cost पे pressure exert करते हैं, मतलब उसकी cost को बढ़ाते हैं। मैंने आपको बहुत सारे examples दिए कि luxury goods जो होते हैं उनमें prime cost कम होती है, overhead cost ज़्यादा होती है, और जो essential goods होते हैं उसमें prime cost ज़्यादा होती है, overhead cost कम होती है। Sounds logical, it's absolutely fine. Now the thing is, how do you calculate कि किसी एक प्रोडक्ट पे कितना ओवरहेड चार्ज होना चाहिए? टपरी की चाय का एग्जांपल हमने लिया था कि डॉली की टपरी की जो चाय है वो 10 रुपए की और 5 स्टार होटल की चाय 750 रुपीज़ की। तो इतना जो डिफरेंस है, ये सिर्फ मटेरियल कॉस्ट से तो नहीं हो सकता, ये सिर्फ लेबर कॉस्ट से नहीं हो सकता। जो मेन वेरिएशन है ना, वो है ओवरहेड कॉस्ट का, क्योंकि डॉली की टपरी पे कोई खास ओवरहेड्स नहीं है। ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि मैं ज़ीरो ही है, बट डॉली की टपरी पे कोई खास ओवरहेड्स नहीं है। लेकिन 5 स्टार होटल में बहुत सारे ओवरहेड्स हैं। अगेन, नॉट गोइंग बैक टू दोज डिस्कशंस। अब सवाल ये है कि एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ कि मेरा ये जो फर्नीचर है 5 स्टार होटल में, जो ये फर्नीचर है, इस फर्नीचर पे जो डेप्रीसिएशन लगता है, ये डेप्रीसिएशन भी ओवरहेड है। अब मैं इस डेप्रीसिएशन का शेयर कैसे निकालूं एक कप चाय में, ये सवाल है। हाउ डू आई ascertain that how much overheads should be charged in 1 cup of tea? Confused. Problem. How to do that? तो उसके अलग अलग बेसिस हैं, उसके अलग अलग अप्रोच है। एक अप्रोच अभी हमने देखा है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच में हमने 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला है एस्टिमेशन, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, जो डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया होता है। दूसरा होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, मतलब तू तेरा मैं मेरा, जिस डिपार्टमेंट का ओवरहेड उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को चार्ज किया जाता है, तू तेरा मैं मेरा। तीसरा होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, जहां पर हम सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शन करते हैं ऑन अ सूटेबल बेसिस, डिपेंड करता है कौन सा केस है। उसके बाद में हम लोग कैलकुलेट करते हैं ओवरहेड रिकवरी रेट। अब यहाँ रुक जाओ, ओवरहेड रिकवरी रेट इज कैलकुलेटेड डिपार्टमेंट वाइज। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3। कुत्ते कहाँ से आ गए भाई यहाँ पे? लोगों को बड़ा शौक है पेट्स पालने का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3, अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। हमने क्या किया, उसके टोटल ओवरहेड्स निकाले
और फिर उसको हम डिवाइड करते हैं आइदर मशीन आवर्स और बाय लेबर आवर्स, राइट। जो भी डिपार्टमेंट है, अगर ये मशीन इंटेंसिव डिपार्टमेंट है जहाँ पर मशीन से ज़्यादा काम होता है तो उसका बेसिस होगा मशीन आवर्स। अगर ये लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट है जहाँ पर मैनुअली काम ज़्यादा होता है तो उसका बेसिस क्या होगा, लेबर आवर्स। और अकॉर्डिंगली हम लोगों को मिलता है ओवरहेड रिकवरी रेट। अंशुल सर आपने ना ये 10 रुपए की डॉली की टपरी छपरी नहीं सॉरी डॉली की ठपरी और 750 रुपए की 5 स्टार की चाय का एग्जाम्पल देकर ना हमारे ना दिमाग में कीड़ा छोड़ दिया कि एक्चुअली ये 750 रुपए की जो चाय है इसमें ओवरहेड कैसे निकाला जाता है। सर पहले इसको क्लियर कर दो फिर आप आगे बढ़ो, पक्का। चलो क्लियर करता हूँ मैं। तो मेरी आर्टिकलशिप के अंदर ना मैं ऑडिट करने गया था एक बार आईटीसी होटल का। सबको पता है आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी। नाम तो टोबैको कंपनी है बट बहुत वैरायटी ऑफ बिजनेस है। और लेटेस्ट न्यूज़ ये है, क्योंकि आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ आईटीसी, कि आईटीसी ने लेटेस्ट वेरी रिसेंटली दे हैव स्प्लिटेड देयर होटल बिजनेस फ्रॉम देयर कोर बिजनेस। मतलब अभी तक जो आईटीसी का होटल बिजनेस भी आता था वो एक ही कंपनी में आता था जिसका नाम था आईटीसी लिमिटेड, लेकिन अब उन्होंने उसको स्प्लिट किया है। 1 मिनट रुको, मैं आपको नई कंपनी का नाम बताता हूँ, जस्ट 1 मिनट। रिसेंट न्यूज़ है। तो आईटीसी कंपनी जो है उसमें टोबैको का भी काम होता है, बाकी भी काम होते हैं। और रिसेंटली उन्होंने क्या किया है, अपने होटल बिजनेस को, सिर्फ होटल बिजनेस को स्प्लिट कर दिया है, आईटीसी कंपनी से हटा दिया है। मतलब उसके लिए एक अलग से कंपनी बनाई है। एंड टू एवरी शेयर होल्डर, जो आईटीसी कंपनी का एक शेयर होल्डर था, हर एक शेयर होल्डर को उन्होंने नए कंपनी के भी कुछ शेयर्स दिए हैं। हाँ जी, तो नए कंपनी का नाम है आईटीसी होटल्स। मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ आईटीसी होटल्स लिमिटेड। पहले जो कंपनी थी एक अम्ब्रेला कंपनी थी, उसका नाम था आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी लिमिटेड में क्या हो रहा था, टोबैको का भी काम हो रहा था। आईटीसी और क्या काम करता है, कपड़ों का भी काम करता है। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं आईटीसी के। आईटीसी एफएमसीजी में भी है, सनफीस्ट नाम का बिस्किट आता है, वॉशिंग पाउडर आते हैं, वो भी आईटीसी करता है। आईटीसी बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। उनका वन ऑफ द मेजर बिजनेस जो था वो था होटल्स का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 में हम पढ़ते हैं ना, सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो बेटा जी होता ये है कि कभी भी किसी एंटरप्राइज का, कभी भी किसी ग्रुप का अगर कोई एक इंडिविजुअल बिजनेस बहुत बड़ा बन जाता है तो वो ग्रुप पता है क्या करता है, उस बिजनेस को अपने मेन एंटिटी से हटाकर एक अलग कंपनी बना देता है। इट्स एग्जैक्टली लाइक एक पिता के 4 बच्चे हैं, ध्यान से सुनना। अब वो चारों बच्चे थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ठीक है ठीक है। लेकिन जब उसमें से कोई भी एक बच्चा बहुत अच्छा कमाने लगता है और पिता को लगता है कि हाँ अब ये जो मेरा बच्चा है ये सेल्फ डिपेंडेंट बन चुका है, मतलब अब इसको बहुत ज़्यादा मेरे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे लगता है कि मुझे इसे आ, अपने हिसाब से गेम खेलने देना चाहिए। तो वो पिता उस बच्चे को क्या करते हैं, उसको थोड़ी इंडिपेंडेंस देते हैं, आज़ादी देते हैं। उसको कहते हैं कि ठीक है, तू अगर चाहता है, इफ़ यू वांट you can have a separate home, if you want you can manage your things according to your way, I have no intervention, I have absolutely no problem. The only reason is you will have your own assessment, and when I say assessment then you will have your own challenges, pros cons everything. Similar thing happens in case of company. I can give you n number of examples on it. ITC and ITC hotels is a very recent example where ITC limited announced that, ध्यान से सुनना, every person who is holding 10 shares of ITC limited, every person who is holding 10 shares of ITC limited will get one complimentary share of ITC hotels limited. तो ITC कंपनी, अब उनका जो टोटल बिजनेस था, उनका जो P&L था, उनकी जो बैलेंस शीट थी, उसमें से एक सेगमेंट अब चला जाएगा। क्या सेगमेंट चला जाएगा, होटल बिजनेस चला जाएगा, बराबर है। अब ये होटल बिजनेस जाएगा तो आपको नहीं लगता आईटीसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी वो अफेक्ट करेगा? सर्टनली अफेक्ट करेगा सर, विदाउट एनी डाउट इट इज गोइंग टू अफेक्ट। तो आपको नहीं लगता कि आईटीसी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं बवाल मचाएंगे कि यार ये क्या नाटक है? प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर द इन्वेस्टर्स, वी आर द शेयर होल्डर्स, वी हैव इन्वेस्टेड इन आईटीसी लिमिटेड।
considering that hotel segment is one of the major business. Now you as a management of the company have decided कि हम होटल बिजनेस को आईटीसी की मेन कंपनी से अलग करेंगे और एक अलग कंपनी बनाएंगे आईटीसी होटल लिमिटेड। तो हमारे वेल्थ का क्या होगा? तो शेयर होल्डर्स को नुकसान ना हो इसलिए कंपनी ने क्या डिसीजन लिया है कि जब ये सेपरेशन होगा तब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए कंपनी के कुछ शेयर्स दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे दिए जाएंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आईटीसी के केस में जो रेशियो डिसाइड हुआ था वो था 10:1। मतलब जिसके पास भी 10 शेयर्स है आईटीसी कंपनी के, कितने शेयर्स है? 10 शेयर्स है आईटीसी कंपनी के, उन सबको all those students कह रहा हूँ, all those investors will get one complimentary share in ITC Hotels Limited। हर एक को एक complimentary शेयर मिलेगा। मेरी बात करूँ मैं तो कई समय से लॉन्ग टाइम मैं आईटीसी के शेयर्स जमा करते आ रहा हूँ क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है। देखो मेरा इन्वेस्टमेंट जो टेक्निक है मैं आपको समझाता हूँ। मैं ट्रेडर बहुत बहुत छोटा सा ट्रेडर हूँ बट मैं इन्वेस्ट ज़्यादा करता हूँ। मैं एक सिंपल सी चीज़ पता है क्या समझता हूँ? मैं कंजम्पशन देखता हूँ कि कोई भी कौन सा शेयर चलेगा। चलो फंडामेंटल एनालिसिस ये वो सब अलग बात है, ठीक है, वो करना भी चाहिए और वो करते भी हैं, लेकिन मैं उससे पहले जो देखता हूँ, मेरी बात ध्यान से समझना। आई एम अ कंज्यूमर, यू आर अ कंज्यूमर। कंज्यूमर is that person who generates demand in the market, and everything is linked to demand. Even supply is linked to demand. Tomorrow you consider there is not demand for any product, do you ever think that there's going to be supply for that product? The answer is no. The blunt and the blatant answer is no. Why will someone produce if there is no demand? So what I see is, in which companies should we invest is, as a consumer, am I demanding for the products of that company? Now if you look at the FMCG sector, trust me, even in the lockdown, FMCG's demand didn't went down. On the contrary, in lockdown, FMCG demand increased multifold. Now someone may come and ask, sir, what is an FMCG? FMCG का full form है fast moving consumable goods, बिस्किट्स, चिप्स, है ना, खाने पीने की सारी सामान, मैगी हो गया, कोई भी तरीके की, ये सारी चीज़ें FMCG में। खाने पीने का ही नहीं, इसमें एक बार मैं बोलूँ आपको, FMCG के अंदर ये तेल, शैम्पू, नहाने का साबुन, कंडीशनर, ये सब कुछ आ गया। फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, और कंज्यूमेबल कंजम्पशन का मतलब सिर्फ ओरल कंजम्पशन नहीं होता है, कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन हो गया। तो आपको पता है कि लॉकडाउन के अंदर तो FMCG की डिमांड उल्टा बढ़ गई थी, क्योंकि लोग स्टॉक करके रख रहे थे। लोगों को डर लग रहा था कि और कितने दिन लॉकडाउन चलेगा, तो घर में स्टॉक करके रखो। अच्छा, दिन में घर में बैठे हैं तो दिन भर भूख ज़्यादा लग रही है, तो कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है। तो एक सिंपल सा थॉट अपने दिमाग में रखो, ठीक है, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि हमारे टीचर जो कि छोटे मोटे इन्वेस्टर है, छोटे मोटे ट्रेडर है, और आप ही के तरह उठ के आए हैं, तो अगर हमारे सर से कुछ हम सीख सके तो वाई नॉट। तो बेटा, मेरा पहला फंडामेंटल एनालिसिस के अलावा मेरा पहला पैरामीटर ये होता है, सेफ जोन में अगर इन्वेस्ट करना है तो मुझे ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिसके प्रोडक्ट को मैं कंज्यूम करता हूँ। मैं मतलब नॉट जस्ट मी एज एन इंडिविजुअल, मैं का मतलब है पब्लिक एट लार्ज। तो मैं आसपास देखता हूँ तो मुझे 2 FMCG कंपनी दिखती है जिसका कंजम्पशन बहुत तगड़ा है। एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, या यूनिलीवर लिमिटेड बराबर है, मतलब इट इज द कंपनी which holds the records of having maximum number of patents on its name. It is a company जिसका खुद का एक प्रोडक्ट खुद के ही दूसरे प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर है। दूसरी कंपनी मेरे को दिखती है ITC लिमिटेड। ट्रस्ट मी, मतलब आप सोचो, चाहे रिसेशन हो, इन्फ्लेशन हो, कुछ भी हो, खाने पीने की चीज़ों का या कंज्यूमेबल्स का डिमांड कम नहीं होगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऊपर नीचे जाती है, किसकी वजह से? इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से, क्योंकि लोगों के हाथ में अगर पैसा कम होगा तो लोग गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वहां पे ऑप्शन है, दे मे बाय, दे मे नॉट बाय, दे मे यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट।
लोगों के हाथ में पैसा होगा तो लोग गाड़ियां खरीदेंगे, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो ऊपर नीचे जाएगा। बैंकिंग सेक्टर जो है वो ऊपर नीचे जाएगा, किसके बेसिस पर? अगेन कंजम्पशन एक पैरामीटर है, दूसरा पैरामीटर है लेंडिंग रेट्स, बैंक रेट्स, कि बैंक की रेट्स क्या चल रही है, लोन की रेट्स क्या चल रही है, उसके बेसिस पे ऊपर नीचे जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एविएशन सेक्टर ये पूरी तरह डिपेंडेंट है मल्टीपल फैक्टर्स पे। ग्लोबल सिनेरियो यहाँ काम करता है क्योंकि इंडिया में पेट्रोल नहीं आता है, पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं, टैक्सेस पे डिपेंडेंसी है, कंजम्पशन, लोगों के पास पैसा है तो लोग हवाई यात्रा करेंगे, नहीं है तो ट्रेन से यात्रा करेंगे। लेकिन क्या एफएमसीजी के साथ ये चीज़ है? द आंसर इज नो। आटा, जैसे अब आशीर्वाद आटा आता है, आशीर्वाद आटा किसका है? आईटीसी कंपनी का है, तो लोग आटा खाना तो बंद नहीं करेंगे ना। तो मैं बहुत अर्ली एज से आईटीसी के शेयर्स जमा करते गया, जमा करते गया, जमा करते गया एंड टुडे आई थिंक accumulated in multiple accounts more than 10,000 shares of ITC। 10,000 से ज़्यादा शेयर्स अक्यूमुलेट कर लिए। अब 10,000 से ज़्यादा शेयर्स जब अक्यूमुलेट किए तो 1:10 रेशियो में जब आईटीसी होटल के नए कंपनी के शेयर्स मिले तो तकरीबन 1,000 शेयर्स नए कंपनी के मिले, क्योंकि रेशियो था 1:10। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि जब बच्चा तैयार हो जाता है तो पिता उसको अलग कर देता है, उसका दूसरा एग्जाम्पल है जियो। थिंक अबाउट इट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जब जियो लेकर आया था, जियो फोन्स लेकर आया था, जियो इंटरनेट लेकर आया था, कब की बात है ये? 2016 की बात। मुझे अभी भी याद है, मेरी इंटरमीडिएट की बैच चल रही थी और मैं रिलायंस का शेयर होल्डर तो तब से था, तो मेरी एक आदत थी कि मैं एनुअल जनरल मीटिंग्स में ना बड़ी नज़र बना के रखता था। तो बहुत स्पेसिफिकली कहूँ, अगस्त 2016 की बात है, रिलायंस की एजीएम थी, मेरी उस समय इंटरमीडिएट की क्लास चल रही थी और मैं उस समय एजीएम लाइव अटेंड नहीं कर पाया। मेरी इंटर की क्लास ख़त्म हुई और फिर मैं क्लास के बाहर आया और मैंने एजीएम के नोट्स देखे कि भाई एजीएम में क्या क्या हुआ, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े, हेडलाइंस पढ़ी। तो मुकेश अंबानी जी ने 2016 अगस्त में जियो अनाउंस किया था। क्या नाम था? जनधन योजना। हाँ, जियो जनधन योजना, जहां पर जियो धनादन ऐसा कुछ नाम था, जहां पर इंटरनेट फ्री कर दिया। अब वो एक न्यूज़ थी जिसने इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लेके आए। मतलब वो समय तक एयरटेल का मैं जो कंज्यूमर हूँ, मतलब मेरे पास आज भी वही नंबर है जो मेरी लाइफ का पहला फ़ोन नंबर था, वही फ़ोन नंबर यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो मैं एयरटेल का कंज्यूमर हूँ। एयरटेल का 399 रुपये महीने का मेरा प्लान था, 1 GB डेटा फॉर 1 मंथ, 399 रुपीज़। अगस्त 2016 में जैसे ही अनाउंसमेंट आया कि जियो फ्री कर रहा है इंटरनेट, अनलिमिटेड इंटरनेट, भाई साहब क्या हुआ? मार्केट हिल गया पूरा। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, सबकी बैंड बज गई, क्योंकि पीपल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम दीज टेलीकॉम ऑपरेटर्स टू जियो। जियो के बाहर सिम कार्ड्स लेने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी। आज भी ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये किसी के पास नहीं है, सिर्फ फैमिली नंबर है, ये जियो का नंबर है। लेकिन हैरानी होगी जान के ये नंबर मेरे नाम पे नहीं है, ये नंबर मेरे पापा के दुकान का एक स्टाफ है उसके नाम पे, क्योंकि वो बंदा ना उस समय 2016 में जियो के स्टोर के सामने पूरी रात खड़ा हुआ था। 4-5 सिम कार्ड उसने लिए थे और एक मेरे लिए था कि ये लो अंशुल भैया, एक आपके लिए सिम कार्ड लेके आया हूँ मैं। ये जियो वाला फ़ोन है, ये फैमिली का नंबर है, किसी के पास नहीं। मतलब समझना। अब रिलायंस के अंडर जियो चालू हुआ था। जियो वॉज, इट स्टार्टेड एज वन प्रोडक्ट, एज अ सेपरेट ब्रांड, एज अ प्रोडक्ट। इट वॉज नॉट अ सेपरेट कंपनी। नाउ ग्रेजुअली व्हेन अंबानीज रियलाइज्ड कि नहीं यार, ये जो ब्रांड है, ये जो प्रोडक्ट है, इसमें बहुत दम है, तगड़ा है, तो अब हमें इसको अलग कर देना चाहिए। अलग करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल अलग कर, अलग करने का मतलब है कि अब उसका मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ उसके लिए डिसीजंस लेगा। नहीं तो पहले क्या होता था, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक सिंगल मैनेजमेंट होता था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब मिलते थे तो उनके टेबल पे 10 एजेंडा आइटम होते थे डिस्कस करने के लिए। वो 10 एजेंडा आइटम्स में से जियो वॉज वन ऑफ द आइटम। अब जब जियो अलग कंपनी बनेगी ना, तो उसका अलग मैनेजमेंट होगा, उसका अलग बोर्ड होगा, और वो बोर्ड के लिए 10 एजेंडा आइटम्स जो होंगे वो पूरे 10 आइटम्स जियो के होंगे। तो अलग करने का रीज़न ये है कि वो कंपनी जो है, इट विल बी मैनेज इन अ बेटर वे, इन अ डेडिकेटेड वे। आज रिजल्ट आपके सामने है, जियो इज अ सेपरेट कंपनी।
ये ऑल टुगेदर अलग कंपनी है, एंड 2025-26 they are planning the biggest IPO in India. Now Jio has gone in a separate company जिसका नाम है Jio Financial Services. Jio Financial Services में they've got approval of mutual funds, they've got approval for payment gateways. Now they are doing business their own way. मुकेश अंबानी जी के पर्सपेक्टिव से कहूँ तो उन्होंने अपने बेटे को अब जियो की पूरी जिम्मेदारी दे दी है कि बेटा अब ये तेरी कंपनी है, रिलायंस तेरी है पर रिलायंस मेरी मतलब मेरे पिताजी ने बनाई है, तो इसी तरह मैंने तेरे लिए कंपनी बनाई है, उसका नाम है जियो, अब तू उसको कहाँ तक ग्रो करके दिखाता है ये तेरी बात। सो नाउ आईटीसी होटल में जब मैं गया था, जहाँ से हम लोग आए डिस्कशन करते करते, तो मुझे पता चला कि मेरी बड़ी आदत थी इनक्विजिटिव रहने की। आप भी फाउंडेशन से इंटर और इंटर से जब फाइनल में जाओगे, आर्टिकलशिप चालू करोगे, प्लीज़ ये अप्रोच हमेशा रखना, लर्निंग अप्रोच रखना, क्योंकि आपको एक्सेस मिलेगा बड़ी बड़ी कंपनीज का, एक्सेस मिलेगा उन कंपनीज के स्टाफ का, एक्सेस मिलेगा उन कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट को रीच आउट करने का, उनके प्रोडक्शन प्लांट का। एज ए नॉर्मल ह्यूमन बींग आपको कोई एंट्री नहीं करेगा और एंटरटेन भी नहीं करेगा, तो वाई नॉट टू यूज दैट एक्सेस, वाई नॉट टू गो एंड टेक द मैक्सिमम पॉसिबल लर्निंग। तो जब मैं वहाँ पर गया ना, आईटीसी होटल्स की बात बता रहा हूँ, तो मैंने यार इंक्वायर किया कि यार एक्चुअल में ये सोचने वाली बात है कि आपके यहाँ डोसा इतने का है, इडली इतने का है, ये डिश इतने की है, चाय इतने की है, कॉफ़ी इतने की है, तो मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट तो एग्रीड है, बट आप ओवरहेड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसने हमें किचन का एग्जाम्पल दिया, रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल दिया। दे से दैट दे कैलकुलेट टोटल ओवरहेड्स ऑफ रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं खाने पीने के, उन प्रोडक्ट का ड्राइविंग फैक्टर क्या है, मतलब वो कौन सी एक्टिविटी है जो उन प्रोडक्ट को ड्राइव करती है, और वो है शेफ का टाइम, और इसको वो डिवाइड करते हैं टोटल आवर्स ऑफ शेफ। क्योंकि रेस्टोरेंट में जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो प्रोडक्ट कौन बनाता है? शेफ बनाता है। तो किसी भी डिश को बनाने में शेफ का कितना समय लग रहा है, आप समझ रहे हैं? किसी भी डिश को बनाने में शेफ का कितना समय लग रहा है, उसके बेसिस पे ओवरहेड्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो अगर सपोज एक कप चाय को बनाने में 20 मिनट लगते हैं, मतलब शेफ का 20 मिनट का टाइम लगता है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, मत बोलना यार कि सर चाय बनाने में 20 मिनट लगते हैं, एग्जांपल तो ले सकते हैं। तो सपोज एक कप चाय बनाने में 20 मिनट लगते हैं, तो यहाँ पर जो भी आपका ओवरहेड रिकवरी रेट आएगा इनटू 20 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 मिनट, इतना ओवरहेड आप एक कप चाय में चार्ज करें। सपोज आपको केक बनाना है, शेफ को केक बनाना है जिसको बनाने में 2 घंटे लगते हैं, तो जो भी आपका ओवरहेड रिकवरी रेट पर आवर है मल्टीप्लाइड बाय 2 आवर्स, उतना ओवरहेड आप चार्ज करें। इजंट इट क्रेजी? तो आज तक हमारे दिमाग में सवाल चलता था कि 10 रुपए की चाय और 750 रुपए की चाय, अबे डिफरेंस क्या है? आज ये डिफरेंस का जवाब मिल चुका है। इस डिफरेंस का रीजन है ओवरहेड्स। तो ओवरहेड का बेटा एक क्राइटेरिया है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जहां पर हम लोग ओवरहेड को कैलकुलेट करते हैं डिपार्टमेंट वाइज, बराबर। यहां पर हमने 2 टाइप के ओवरहेड रिकवरी रेट्स निकालना सीखे हैं, एक सिंगल टीयर ओवरहेड रिकवरी रेट, दूसरा 2 टीयर ओवरहेड रिकवरी रेट। समझ रहे हो? सिंगल टीयर ओवरहेड रिकवरी रेट एंड 2 टीयर ओवरहेड रिकवरी रेट। अब मैं इससे भी आगे बढ़ूंगा कि मुझे अगर और ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर आप निकालेंगे ABC अप्रोच से। ABC का फुल फॉर्म है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच। अंडर दिस अप्रोच overheads are not absorbed on the basis of departments but overheads are absorbed on the basis of activities। आप अपनी प्रोडक्शन को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करने की जगह आप अपने प्रोडक्शन को अलग अलग एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं। तो जो हम टेबल बनाते थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, वैसे ही कुछ टेबल बनाएंगे, लेकिन अब हम ये टेबल डिपार्टमेंट वाइज ना बनाकर एक्टिविटी वाइज बनाएंगे। हम देखेंगे कि किसी भी चीज को बनाने में क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है,
और फिर जो जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है उन एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर ओवरहेड कॉस्ट निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर एक ऐसा भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ जहाँ पर एक ही क्वेश्चन के अंदर हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी फॉलो करेंगे और उसी क्वेश्चन के अंदर हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी फॉलो करेंगे। तो आप लोगों के लिए ना एक बहुत अच्छा कंपैरिजन हो जाएगा कि यार व्हाट इज बेटर एंड व्हाट इज नॉट, है ना। कम टू क्वेश्चन नंबर 1, all of you please come to question number 1, write down reference over here, lecture number 1616 and पेज नंबर ऑफ योर रजिस्टर। थोड़ा क्रिटिकल टॉपिक है इसलिए मैं इसमें थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, मतलब फील नहीं आ रहा होगा कि फास्ट ट्रैक चल रहा है आपको, और एडवांस में मैं क्षमा मांगना चाहूँगा अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सर ये आप थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हो। पर मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बच्चों का ही फीडबैक है कि सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ना परेशानी होती है। तो मैंने ये चीज़ सोची कि भाई आपने अगर ये कोर्स लिया है, आप अगर मेरे पास आए हैं, तो फिर तो परेशानी नहीं होनी चाहिए ना दोस्त। और अगर फिर भी परेशानी है तो देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कमिंग टू मी, है ना। इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। अपना माइंडसेट रखना, 1-2 लेक्चर्स एक्स्ट्रा लगेंगे तो चलेगा, बट मुझे अच्छे से खत्म करना है, मुझे अच्छे से फिनिश करना है, करना अच्छे से, ठीक है। तैयार है सब लोग, पढ़ें नाउ, लेट्स डू इट। ABC Limited is a multi-product company manufacturing 3 products A, B and C. These are not the 3 departments, these are the 3 products. The budgeted cost and the production for the year ending are as follows. आपको इसकी budgeted cost भी दी गई है, और आपको उसका डेटा दिया गया है। तो प्रोडक्ट ए बी सी, प्रोडक्शन इन यूनिट्स, रिसोर्सेज पर यूनिट, तो डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा, ये कॉस्ट नहीं है, ये रिसोर्सेज मतलब डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट है। मतलब प्रोडक्ट ए बनाने में 4 kg, प्रोडक्ट बी बनाने में 6 kg, सी बनाने में 3 kg मटेरियल लगने वाला है। फिर डायरेक्ट लेबर इन टर्म्स ऑफ मिनट्स दिए हैं कि कितने कितने मिनट्स लगेंगे। मिनट्स को मैं आवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे, जैसे कि अब यहाँ पर दिया है 30 मिनट्स, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 30 मिनट्स मतलब क्या मैं 0.5 आवर कह सकता हूँ, चेक करो। अच्छा 60 मिनट्स को मैं 1 आवर कह सकता हूँ, 45 मिनट्स को मैं क्या कहूँगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं 0.45 आवर्स, नहीं, 45 मिनट्स का मतलब होता है 0.75 आवर। कैसे आया ये सर, 45 मिनट्स और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लीजिए, आंसर आएगा 0.75। ओह यस, दैट वाज अ ब्लंडर, ठीक है। नाउ समझ में आया ना आपको, छोटी छोटी चीजें मैं मार्क करके बता रहा हूँ। नाउ आगे पढ़िए क्या दिया है। द बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट वॉज 10 पर आवर, तो डायरेक्ट लेबर रेट इज ₹10 पर आवर। हम हमारे लेबर को वेजेस पे करते हैं 10 रुपये घंटे से। बजटेड मटेरियल कॉस्ट वॉज ₹2 पर kg एट द रेट ऑफ 2 पर kg, ठीक है, ये भी मैंने यहाँ लिख लिया। प्रोडक्शन ओवरहेड्स were budgeted at 99,450 and they were absorbed to the product using direct labor hour rate. ABC Limited followed an absorption costing system. अब यहाँ तक रुक जाओ, अभी इसके आगे का क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके आगे फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो एट प्रेजेंट दिस कंपनी इज यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड वेयर द ओवरहेड्स आर टोटल 99,450 एंड दे आर एब्जॉर्ब्ड यूजिंग डायरेक्ट लेबर आर। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा दोस्त, वी विल हैव टू कैलकुलेट ओवरहेड रिकवरी रेट। ओवरहेड रिकवरी रेट कैसे निकालते हैं, बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर्स। बजटेड ओवरहेड्स है 99,450 डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स हमें निकालने पड़ेंगे। बजटेड आवर्स मतलब कितने यूनिट्स ए के बन रहे हैं, ए को बनाने में कितना समय लगता है, कितने यूनिट्स बी के बन रहे हैं उसको बनाने में कितना समय लगता है, कितने यूनिट सी के लग रहे हैं, ठीक है। सीधा लास्ट पार्ट में जाता हूँ। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ फॉर मैनेजमेंट शोइंग द यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, हमें मैनेजमेंट के लिए एक स्टेटमेंट बनाना है
और मैनेजमेंट को ये बताना है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के अंदर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट कितना है। ठीक है, चलो पहले यहीं पर जाते हैं और फिर ये सेम क्वेश्चन करेंगे विद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सो गाइस, कम टू योर रजिस्टर, just a minute, and write it down. Question 1 oblique triple A oblique 5.4. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बनाना है अंडर कॉस्ट स्टेटमेंट डैश एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तीन प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ठीक है। अब क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव समझना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द यूनिट कॉस्ट एंड द टोटल कॉस्ट। मुझे पर यूनिट कॉस्ट भी निकालनी है और मुझे टोटल कॉस्ट भी निकालनी है, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। मेरे यहाँ पे कॉस्ट एलिमेंट्स क्या क्या है। सबसे पहला कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कैसे है, अब देखो क्वेश्चन कहता है कि डायरेक्ट मटेरियल का रेट है ₹2 पर केजी। किसी को भी कैलकुलेशंस लिखना है तो आप लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने में 4 किलो मटेरियल लगता है, 4 केजी मटेरियल लगता है, और 1 केजी का रेट है बेटा ₹2। तो 4 केजीज इंटू ₹2, हाउ मच इज द मटेरियल कॉस्ट पर केजी? चेक ऑल ऑफ यू, इज इट कमिंग टू ₹8? इज इट कमिंग टू ₹8? मटेरियल कॉस्ट पर केजी ₹8 है क्या? चेक करिए। डेसिमल लगा देता हूँ क्योंकि आगे कुछ डेसिमल आ सकते हैं। प्रोडक्ट बी का 6 केजी इंटू ₹2, दैट बिकम्स ₹12। Product C, for every unit of C you require 3 kg of raw material at the rate of ₹2. So 3 2s are ₹6. Check all of you. Material cost. Then the second cost given in the question is direct labor. Now direct labor, you are given that the wage rate is ₹10 per hour, है ना, ₹10 पर आवर, और हर एक प्रोडक्ट बनाने में कितने मिनट्स लगते हैं जिसको मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने में 30 मिनट्स मतलब आधा घंटा लगता है, और वेज रेट है ₹10 घंटा। तो ₹10 60 मिनट्स के लिए, एक घंटे के लिए, तो आधे घंटे के लिए 30 मिनट्स के लिए कितना होगा? ₹5। तो यहाँ पर मैं पर यूनिट वेजेस निकालूंगा ₹5। प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 0.75 आवर्स, 45 मिनट्स, है ना, और वेज रेट है ₹10 पर आवर। तो ₹10 एक घंटे का, तो पौन घंटा 7.75 मीन्स पौन घंटे का ₹7.5 होगा यहाँ पर कॉस्ट। 7.5 विल बी द यूनिट कॉस्ट। क्लियर हुआ ना सबको? और नहीं तो आप चाहिए तो सिंपल एक्सट्रापोलेशन कर लो, ₹10 60 मिनट्स का, तो 45 मिनट्स का कितना? 10 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 45, 7.5। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और प्रोडक्ट सी को एक घंटा चाहिए तो पूरा ₹10 आपकी कॉस्ट लगेगी यहाँ पर। ये चेक कर लीजिए, क्लियर है? अब इसके अलावा जो तीसरी कॉस्ट है वो है प्रोडक्शन ओवरहेड्स। हम अभी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में हैं, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स किस बेसिस पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं? डायरेक्ट लेबर आर। तो इसके नीचे ना 2-3 लाइन ब्लैंक छोड़ दो, क्योंकि उसको हम एज अ वर्किंग नोट कैलकुलेट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर मिलेगी टोटल कॉस्ट पर यूनिट
तो ये मेरा एक आंसर हो गया। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद नंबर ऑफ यूनिट से। नंबर ऑफ यूनिट्स देखो 4000, 3000, 1600, 4000, 3000 और 1600 से नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जाकर हमको क्या मिलेगा बेटा जी, टोटल कॉस्ट। तो ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स का एक फॉर्मेट बना दिया है ना। इस फॉर्मेट को अब हमें कंप्लीट करना है और एक ही चीज बचती है, वो है ओवरहेड कॉस्ट। सब्जेक्ट टू दैट रेस्ट एवरीथिंग इज ओवर। चेक कीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोगों को यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, व्हाट इज दी ओवरहेड रिकवरी रेट। इसका फॉर्मूला है बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। बजटेड ओवरहेड्स है 99,450 रुपीज। इसको डिवाइड करना पड़ेगा बजटेड आवर से, तब जाकर हमें मिलेगा ओवरहेड रिकवरी रेट पर आवर। अब सवाल ये आता है कि हम आखिर ये बजटेड आवर्स कैसे निकालेंगे। चलिए लिखते हैं बजटेड आवर्स। ये कैसे निकालते हैं, तो ये है बजटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड पर यूनिट, है ना बेटा। बजटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड पर यूनिट। अब हम यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। हम तीनों को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट ए, हम लोग बना रहे हैं टोटल 4000 यूनिट्स और एक यूनिट बनाने में आधा घंटा लगता है। तो 4000 यूनिट्स और एक यूनिट बनाने में आधा घंटा लगता है, 0.5 आवर पर यूनिट। तो हमें यहाँ पर टोटल लगेंगे 2000 घंटे, 2000 यूनिट्स। चेक कीजिएगा। प्रोडक्ट बी जो है वो हमें 3000 यूनिट्स बनाने हैं और हर यूनिट बनाने में 0.75 आवर लग रहा है। तो 2250 आवर्स, 3000 इंटू 0.75, हाँ। और फिर प्रोडक्ट सी जो है वो हम बना रहे हैं 1600 यूनिट्स और एक यूनिट बनाने में एक घंटा लगता है, 1 आवर पर यूनिट। हो गए 1600 घंटे। और अब हम इन तीनों की टोटल लेंगे। फाइव 5850 आवर्स। तो हमें बजटेड आवर्स मिल गए 5850 आवर्स। तो हमारा ओवरहेड रिकवरी रेट निकलेगा 99,450 डिवाइडेड बाय 5850 आवर्स। ये आता है ₹17 पर डायरेक्ट लेबर आवर। कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में देखा है बस उसी को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब है कि हर एक प्रोडक्ट जितना जितना समय उसको लगेगा, जितने लेबर आवर्स उसको लगेंगे, फॉर एवरी लेबर आवर देयर विल बी एन एडिशनल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ 17 रुपीज पर लेबर आवर। तो 5 स्टार होटल में इसी तरीके से ओवरहेड कॉस्ट निकाली जाती है, बेसिस लेबर आवर की जगह वहां पे जो शेफ के आवर्स होते हैं वो लिए जाते हैं। तो अब जैसे प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनने में आधा घंटा लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 रुपए से।
प्रोडक्ट बी बनने में 0.75 आवर्स लग रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 रुपये से, और प्रोडक्ट सी को बनने में 1 घंटा लग रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 रुपये से। तो 17 का 50% होता है 8.50, 12.75। Now total unit cost 21.50 multiplied by 4000 units, 86,000. 12 plus 7.5 plus 12.75, 32.25 into 3000 units, total cost 96750। सबको क्लियर हो रहा है बेटा? प्रोडक्ट सी का मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट है, यूनिट कॉस्ट हुआ बेटा 33 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 1600 यूनिट्स, दैट बिकम्स 52,800 रुपीज। चेक ऑल ऑफ यू, check all of you. Pratima, please watch lecture number 1. Everything is told in lecture number 1. I've shown the Google Drive, I've shown where other solutions, everything has been told in lecture number 1. Pratima, please go and watch lecture number 1 beta. Done all of you? तो किसी भी प्रोडक्ट में जब आप प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं तो कॉस्ट ऐसे ही निकालते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। मैं चाहता तो यहाँ पे एक सब टोटल ले सकता था प्राइम कॉस्ट की, बट उसकी जरूरत नहीं है। फिर ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट हमने किस बेसिस पे निकाला? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हमने क्या किया है बेटा जी? ओवरहेड रिकवरी रेट निकाला है, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। तो ओवरहेड रिकवरी रेट निकला बेटा 17 रुपए पर आवर का, 17 रुपीज पर आवर। प्रतिमा, यू देयर इन क्लास? क्लियर हुआ सब लोगों को? पक्का? अब यही क्वेश्चन, यही डेटा पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। ओके, देखो प्रतिमा, क्विकली दिखा रहा हूँ वापस, है ना? ये आपका गूगल ड्राइव का फोल्डर है, आप इस फोल्डर में आएंगे। गूगल ड्राइव के फोल्डर में ये रहा कॉस्टिंग का फोल्डर। कहाँ से मिलेगा फोल्डर? ये क्लास, पहले की क्लास, कोई भी क्लास, जब भी किसी भी क्लास में जाओगे ना तो क्लास के पहले वहाँ क्लास नोट्स दिख रहे होंगे जिसमें QR होगा, उसको स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है? आप ये फोल्डर में पहुंच जाएंगे। इसमें सबसे ऊपर वाला फोल्डर दिख रहा है अंशुल सर नोट्स। जब आप इस फोल्डर में आओगे ना बेटा, दो फोल्डर बने हैं। पहला फोल्डर है अंशुल सर बुक और दूसरा अंशुल सर बुक सोल्यूशन। अंशुल सर बुक ये फोल्डर में अगर आप जाओगे तो आपको मेरी बुक का PDF मिलेगा, यहाँ से चेक करिए। और अंशुल सर बुक सोल्यूशन में जाएंगे, ये देखिए सारे चैप्टर्स के सोल्यूशन है यहाँ पे। क्लियर? पक्का? मैंने बताया ना बेटा प्रतिमा, अभी आपको स्कैनर कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चलो, कम ऑन ऑल ऑफ यू, नाउ वी विल सॉल्व सेम क्वेश्चन अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बहुत अच्छे से समझना, काफी टाइम दे रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन को समझने में, है ना? नाउ prepare a statement showing the product cost of each product using ABC approach। अब ये जो स्टेटमेंट बना है ना, मोटा मोटी समझ लो यही स्टेटमेंट वापस बनेगा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर कर हम लोग अब यहाँ पर बनाएंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच से। चलिए, कम टू योर रजिस्टर्स। कॉस्ट स्टेटमेंट ABC अप्रोच। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। जो भी चेंज होगा वो होगा ओवरहेड कॉस्ट में।
यूनिट कॉस्ट चेंज हो जाएगी, टोटल कॉस्ट चेंज हो जाएगी। ये नीचे का मैं भी यहाँ से हटा देता हूँ। अभी आप नीचे का मत लिखना, यू रियली डोंट नो हाउ मेनी लाइन्स विल बी रिक्वायर्ड, है ना। तो अभी आप जो लिख रहे हैं वो सिर्फ यहीं तक लिखना बेटा, ओनली टिल हियर। बेटा आप एक काम कर सकते हो प्रतिमा जी, क्योंकि आप लाइव देख रहे हैं, आप ये लिंक को भी क्लिक करो। चलो आपके लिए मैंने लिंक भी निकाल ली। रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट्स को समझ में आया? क्यूआर कोड आपको यूज करना है, क्यूआर कोड से आपका काम हो जाएगा। डन, रिटन टिल हियर ऑल ऑफ यू। चले आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में ना मल्टीपल डिपार्टमेंट्स नहीं है, तो आपके जो ओवरहेड्स है वो टोटल ओवरहेड्स दिए हैं 99,450 रुपीज के टोटल ओवरहेड्स है। अब यहां पर क्या किया है, वो तो बात थी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर आपके जो 99,450 रुपीज के ओवरहेड्स है उसको 3 अलग अलग एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया है। पहली एक्टिविटी का नाम है मटेरियल हैंडलिंग, जिसके ओवरहेड्स है 29,100। ये डेटा है, ये कैलकुलेशन नहीं है। दूसरी एक्टिविटी आइडेंटिफाई की है स्टोरेज कॉस्ट, जिसकी ओवरहेड कॉस्ट है 31,200। और तीसरी एक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जिसकी ओवरहेड कॉस्ट है 39,150। अब अगर मैं तीनों की टोटल लेता हूँ, प्लीज टेक ऑन योर कैलकुलेटर, 29,100, 31,200, 39,150, तो ये क्या टोटल 99,450 आ रही है क्या? चेक करिएगा। इज इट कमिंग 99,450? आंसर इज यस। मतलब अब हम लोग ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्टिविटीज, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट। जस्ट गिव मी 1 minute and I need to check Jatin sir woke up or not because उनकी क्लास है। Just give me a minute, I'll be back. Just 1 minute guys. हाँ जी। तो हम सबके चहीते जतिन सर फाइनली उठ चुके हैं। वेरी गुड, ठीक है। सो अब 99,450 रुपीज को हमने डिवाइड किया 3 अलग अलग एक्टिविटीज में, कि भाई मटेरियल हैंडलिंग में 29,100 रुपीज का खर्चा है, स्टोरेज में 31,200 रुपीज का खर्चा है, और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इतना इतना एक्सपेंस हो रहा है। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब देखो, अब अगर ये एक्टिविटीज है तो ये एक्टिविटी का कोई ड्राइवर होगा। एक्टिविटी का ड्राइवर का मतलब कोई एक फैक्टर होगा जिसकी वजह से वो एक्टिविटी चलती है। जैसे कि मटेरियल हैंडलिंग, तो मटेरियल हैंडलिंग की जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट किस बेसिस पे लगती होगी कि आपने कितना मटेरियल हैंडल किया है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यू हैव हैंडल्ड। तो इसका जो बेसिस है वो बेसिस आपको समझना नहीं है, वो क्वेश्चन में दिया है। जैसे कि द कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाइड वर एज फॉलोज: material handling is on the basis of the material handled, storage cost is on the basis of number of batches of material, and the electricity charges is on the basis of number of machine operations. Now हर एक एक्टिविटी का ड्राइवर दिया है हमें उसका डेटा दिया है। अब इस डेटा के बेसिस पे
हमको यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ओवरहेड रिकवरी रेट्स निकालने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पर जो ओवरहेड्स चार्ज होंगे वो 3 अलग अलग एक्टिविटीज के चार्ज होंगे। पहला मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है। अब मटेरियल हैंडलिंग कैसे करेंगे हम लोग, कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप आके लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। आप इसके नीचे लीव अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन्स ब्लैंक, लीव अराउंड 10 लाइन्स ब्लैंक। मटेरियल हैंडलिंग ओवरहेड्स, क्लियर। अब मटेरियल हैंडलिंग का हम एक ओवरहेड रिकवरी रेट निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय, इसका ड्राइवर क्या है, इसका ड्राइवर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल हैंडल, तो उसको हम डिवाइड करेंगे ऑन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हैंडल्ड, है ना। कितना क्वांटिटी मटेरियल हैंडल किया है। सो इस एक्टिविटी का ओवरहेड कॉस्ट है 29,100। उसको हम डिवाइड करेंगे कि कितना क्वांटिटी मटेरियल हैंडल किया है और फिर हमें इसका ओवरहेड रिकवरी रेट मिलेगा। अब क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हैंडल कैसे निकालेंगे, समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ऐसे ही एक सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट निकाला था, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स। यहाँ पर हम एक रेट ना निकाल कर हम 3 रेट्स निकालेंगे, ठीक है, एक्टिविटी वाइज रेट निकालेंगे। अब कितना क्वांटिटी मटेरियल हैंडल किया है समझना, मुझे ये पता है कि मैंने कितने कितने यूनिट्स बनाए हैं। प्रोडक्ट ए 4000 यूनिट्स, बी 3000 यूनिट्स एंड सी 1600 यूनिट्स, ये क्लियर हो गया। और इसमें कितना रॉ मटेरियल लगता है ये भी मुझे पता है। ये देखो, प्रोडक्ट ए एक यूनिट बनाने में 4 kg रॉ मटेरियल लगता है, प्रोडक्ट बी 6 kg, प्रोडक्ट सी 3 kg। तो अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि टोटल रॉ मटेरियल कितना लगता है, ठीक है। मतलब मुझे बेसिकली डिनोमिनेटर निकालना है, ठीक है। हाउ डू आई कैलकुलेट डिनोमिनेटर, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल हैंडल्ड या फिर रिक्वायर्ड, ये कैसे निकालूंगा मैं, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल पर यूनिट। कितने यूनिट्स में बना रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल पर यूनिट। तो प्रोडक्ट ए जो है वो हम बना रहे हैं 4000 यूनिट्स, और एक यूनिट प्रोडक्ट ए का बनाने में 4 किलो रॉ मटेरियल चाहिए हमें। तो ये हो गया 16,000 किलो रॉ मटेरियल सिर्फ प्रोडक्ट ए के लिए लगेगा। प्रोडक्ट बी के लिए कितने यूनिट्स बना रहे हैं, 3000, और रॉ मटेरियल लगेगा 6 किलो। अठारह हजार किलो, करेक्ट। हाय नंदिनी। प्रोडक्ट सी 1600 kg and 1600 units and 3 kg material। सो टोटल क्या हो गया चेक करो, 38,800 kgs।
तो 29,100 is the total overheads of the activity of material handling, और 29,100 रुपीज लगाकर आप 38,800 kg मटेरियल हैंडल कर रहे हैं, मतलब आपका ओवरहेड कॉस्ट हो गया 0.75 पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। यार सुनीता सॉरी यार, आई कैन नॉट गिव माई मेंबरशिप नंबर लाइक दिस। 0.75 पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, चेक कीजिएगा। क्लियर हो गया? अब मुझे एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी है कि मटेरियल हैंडलिंग में प्रोडक्ट ए के एक यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी। वो कॉस्ट मैं कैसे निकालूंगा, समझना। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कितनी है? 0.75 पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने में कितना किलो रॉ मटेरियल यूज होता है? 4 केजी रॉ मटेरियल यूज होता है। तो 4 केजी इंटू 0.75, तो यहाँ पर कितना ओवरहेड कॉस्ट होगा मटेरियल हैंडलिंग का? 3 रुपए। चेक करिए, 3 रुपए। Nandini Kumari, I'm really sorry I cannot share my membership number for scholarship purpose. I knew it very well. You're asking for that. ICI has given us a clear guidelines to all the members that don't share your membership number for scholarship with any student unless and until you know them personally. I'm really sorry I cannot do that. Thank you so much. Product B requires 6 kg of raw material, है ना? Okay. और ओवरहेड कॉस्ट है 0.75 पर केजी, तो 0.75 into 6, that becomes 4.5 रुपीज। चेक करिए, कभी भी आपको ऐसा कोई भी चीज चाहिए ना बेटा, आपको अपने शहर में किसी सीए के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए बिना अटेस्टेशन नहीं करेगा, आपको अप्रूव नहीं करेगा। आप लोग अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं हमारा मेंबरशिप नंबर यूज करके, तो हमारे पास आईसीआई की तरफ से कम्युनिकेशन आता है कि आप ये स्टूडेंट को जानते हैं, आप ये अटेस्ट करते हैं कि ये स्टूडेंट फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, आप ये अश्योर करते हैं कि आपने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं। भाई मैंने जब कुछ देखा ही नहीं है तो मैं कैसे इंश्योर करूं, मैं कैसे अटेस्ट कर सकता हूं? दैट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए कभी भी आप अपने शहर में किसी सीए के पास जाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं, उसे दिखाएं कि देखो ये चीजें हैं, और ही मे डू मे नॉट डू। प्रोडक्ट सी रिक्वायर्स 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल। $2.25, क्योंकि जब भी आप कहीं अपना मेंबरशिप नंबर दे रहे हैं मतलब आप एक लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, tomorrow if something happens then the person giving membership number has a secondary liability. पहली एक्टिविटी क्लियर हुई। दूसरी एक्टिविटी है बेटा जी स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट रेफरेंस लिखता हूं यहां पे, वर्किंग नोट नंबर 2। स्टोरेज कॉस्ट ओवरहेड रिकवरी रेट, फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय, इसका एक्टिविटी ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल। स्टोरेज मतलब वेयर हाउस, वेयर हाउस में आपने कितना मटेरियल हैंडल किया है, तो उसके बेसिस पे लगेगा। तो डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ बैचेस, 31,200 रुपीज, डिवाइड करेंगे विद द नंबर ऑफ बैचेस। बैचेस का मतलब होता है लॉट, है ना? ओके। फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन
द बैचेस इज गिवन डायरेक्टली, ये तो डायरेक्टली दिया है। प्रोडक्ट ए के लिए फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन, प्रोडक्ट ए के लिए 10 बैच आया है 10 बैचेस हैव बीन स्टोर्ड। प्रोडक्ट बी में 5 बैचेस, प्रोडक्ट सी में 15 बैचेस, तीनों का टोटल कितना होगा 30 बैचेस। तो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में दिया है। मतलब 31,200, दिस इज द कॉस्ट फॉर हाउ मेनी बैचेस, 30 बैचेस। So it becomes 1040 per batch. 1040 पर बैच। क्लियर? अब समझना, मुझे एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी है, बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। कैसे निकालेंगे किस तरीके से निकालेंगे? प्रोडक्ट ए जो है, प्रोडक्ट ए में टोटल कितने बैचेस लगे हैं, 10 बैचेस लगे हैं। एक बैच का रेट है 1040 इंटू 10 बैचेस। आई रिपीट, प्रोडक्ट ए में टोटल 10 बैचेस लगे हैं, एक बैच का रेट है 1040, टोटल 10 बैचेस मल्टीप्लाइड बाय 10। दिस विल गिव अस द टोटल ओवरहेड कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट ए। पर मुझे यूनिट कॉस्ट चाहिए, मुझे डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ यूनिट्स से। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 4000। चेक कीजिएगा, इज इट कमिंग 2.6 पर यूनिट, 2.6 पर यूनिट। वापस समझते हैं प्रोडक्ट बी के लिए। पर बैच कॉस्ट है 1040, टोटल नंबर ऑफ बैचेस कितनी है 5, 1040 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 3000. So you will get the cost per unit 1040 into 5 divided by 3000. Is it coming to 1.733? 1.73. Product C, cost per batch 1040. कितने नंबर ऑफ बैचेस है बेटा जी टोटल 15 बैचेस है इंटू 15 बैचेस, और इसको आप डिवाइड करेंगे विद टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस फॉर प्रोडक्ट सी, दैट इज 1600 यूनिट्स। तो कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा 1040 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 1600, 9.75। 9.75। क्लियर? अब ये तीसरी एक्टिविटी लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 39,150। सबको क्लियर हो रहा है? इसके लिए रेफरेंस देंगे वर्किंग नोट नंबर 3 का। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ओवरहेड रिकवरी रेट, इट इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय, इसका ड्राइवर क्या है चेक करो, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस। ओके, सो यहां पर टोटल कॉस्ट है 39150 डिवाइडेड बाय अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस। कैसे निकालेंगे चेक कीजिए डेटा। अब समझना, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, इस चीज को हाईलाइट कर लेना, एक्सीडेंट पॉइंट है। पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस कितने हैं वो आपको यहां पर दिए हैं।
तो अब हमें टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालने के लिए उसको नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद नंबर ऑफ यूनिट्स, है ना। ठीक है सर, वी विल डू इट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ मशीन operations, it is equal to total units multiplied by operation per unit। तीन प्रोडक्ट्स है हमारे ए बी सी। टोटल प्रोडक्शन 4000 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स, 1600 यूनिट्स। नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन पर यूनिट 632 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो गया 24,000, ये हो गया 9,000, 3,200। तो डिनोमिनेटर हमें मिल गया दोस्तों 36,200 मशीन ऑपरेशंस। So 39150 divided by 36,200, that gives you 1.08. Check all of you, 1.08149 and so much. So I'll just take 1.08 per machine operation, 1.08 per machine operation। अब मुझे यूनिट कॉस्ट निकालनी है। यूनिट कॉस्ट मैं कैसे निकालूंगा, अच्छे से समझना। 1.08 per machine operation into every unit requires, per unit every unit requires how many operations in product A? 6 operations। operations का मतलब क्या होता है सर, मैं आप समझ लो 6 बार वो मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है एक यूनिट बनाने के लिए। प्रोडक्ट बी का एक यूनिट बनाने के लिए 1.08 इंटू हाउ मेनी ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड, 3 ऑपरेशंस। और प्रोडक्ट सी का 1.08 इंटू 2 ऑपरेशंस, 1.08 6 equals to, that becomes 6.48, 3 equals to 3.24 and 2 equals to 2.16। That's all। अब हम लेंगे टोटल, तो मटेरियल कॉस्ट 8,532.6, 6.48, 25.08 into 4,000, 100,320, 12 plus 7.5 plus 4.5 plus 1.73 plus 3.24। Check all of you। अभी इसका एक सब क्वेश्चन बचा है, छोटा ही है पर वो भी करना है। ये क्वेश्चन को हम गेटवे क्वेश्चन कहेंगे, मतलब कभी भी अगर आपको रिवाइज करना है तो ये क्वेश्चन के थ्रू आप ये टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट विल बी नोन एज गेटवे क्वेश्चन। ठीक है। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज दैट व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर द टू अप्रोचेस। ये दो अप्रोचेस जो हमने फॉलो की है, इन दोनों अप्रोचेस में प्रोडक्ट कॉस्ट हमारी अलग अलग आ रही है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में
यूनिट कॉस्ट है 21.5, यहाँ पर है 25.08, यहाँ पर है 32.25 प्रोडक्ट बी एंड इट इज 28.97, मतलब प्रोडक्ट ए की कॉस्ट ज़्यादा है तो बी की कम है, और प्रोडक्ट सी की यहाँ कॉस्ट है 33 रुपीज़ तो यहाँ पर आ रही है 30.16। ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्यों आ रहा है? क्या मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट में कोई भी चेंज है? अगर आप कंपेयर करोगे कोई चेंज नहीं है, तो ये डिफरेंस क्यों है? ड्यू टू ओवरहेड कॉस्ट। सिंगल लाइन का आंसर लिखना है, राइट डाउन नंबर 3। ड्यू टू बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड cost on absorption costing basis versus ABC basis। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस किस वजह से? कि आपकी कॉस्ट कम ज़्यादा लगी? द आंसर इज नो। पहले जितनी कॉस्ट थी अभी भी उतनी ही कॉस्ट लगी है। फिर डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है ओवरहेड कॉस्ट में। ओवरहेड कॉस्ट जो पहले लगनी चाहिए थी, ओवरहेड कॉस्ट जो अभी लगी है, दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्ट लेबर आवर्स 99,450 रुपीज़। पूरा के पूरा जो ओवरहेड था ना, द एंटायर ओवरहेड, कंप्लीट ओवरहेड्स वर एब्जॉर्ब्ड ऑन वन सिंगल बेसिस, एक ही बेसिस यूज हो रहा था। वेयर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर हमने उसका बेसिस चेंज किया, तो उस रीजन की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए आगे। डन ऑल ऑफ यू? कम ऑन। अब क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको करवा रहा हूँ, पहले मैं आपको कॉपी करवा रहा हूँ, आप उससे कॉपी करेंगे और उसके बाद में मैं आपको उसे एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट गिव मी अ मिनट। Yeah, so it's a full screen now. This is the complete question visible on your screen. I'll give you like 10 minutes for this and then you have to write this table as well. So total 12 minutes लेते हैं, write in 12 minutes. So मैं टाइम स्टैम्प ले लेता हूँ up to 9:26 AM. Come on all of you, come to your registers and write this down.
Last 2 minutes left. I'm scrolling it down. Write it down. Last 30 seconds left, guys. Last 30 seconds left. Done, all of you. Come on. Let's understand. Let's read. Let's understand. Come to your registers, textbooks. Question number 5. Write down reference over here. Lecture number 16. And page number of your register where you're solving this question. It's a very good question. And trust me, not just module, also in RTP, also in MTP, and also PYQ. You can check out the reference over here. It's a PYQ November 2019 examination. Alpha Limited has decided to analyze the profitability of its 5 new customers. 5 customers की profitability का analysis करना है. It buys bottled water at ₹90 per case. इस पार्ट को ना हाईलाइट करके रखो बिकॉज हाई चांसेस है कि आप इस डेटा को छोड़ दो, छूट जाए. तो ये उनका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया है ना. तो ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये ट्रेडर है. बॉटल वाटर जैसे मिनरल वाटर है, इसको खरीदते हैं और उसको आगे बेचते हैं. तो कितने में खरीदते हैं? ₹90 पर केस, और बेचते हैं लिस्ट प्राइस. लिस्ट प्राइस मतलब कैटलॉग प्राइस. कैटलॉग प्राइस मतलब दिखाने की प्राइस, मे बी नॉट एन एक्चुअल सेलिंग प्राइस, है ना. तो कैटलॉग प्राइस है उसकी 108 पर केस. द डेटा पर्टेनिंग टू द 5 कस्टमर्स आर एज अंडर. 5 कस्टमर का डेटा दिया गया है. तो किस कस्टमर को कितने केसेस बेचे हैं, लिस्ट प्राइस कितनी है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी है. तो अगर आप यहाँ देखेंगे ना, थोड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है, हर एक कस्टमर को कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा है. फिर उसकी एक्टिविटीज़ को डिफाइन किया है कि कस्टमर के परचेज ऑर्डर्स कितने थे, हमने कस्टमर को कितनी बार विजिट किया, हमने कितनी डिलीवरीज दी है कस्टमर को, किलोमीटर्स ट्रैवल्ड पर डिलीवरी, वो कस्टमर हमारे यहाँ से कितना दूर रहे, तो डिस्टेंस कितना है पर डिलीवरी. क्योंकि अगर मैं टोटल डिलीवरी कॉस्ट निकालूंगा ना, तो टोटल डिलीवरी कॉस्ट में नंबर ऑफ डिलीवरीज के अलावा किलोमीटर्स भी तो आएगा. भाई कोई कस्टमर, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कस्टमर सिर्फ 6 किलोमीटर पे है, लेकिन ये कस्टमर जो है ये 30 किलोमीटर दूर है. तो 6 किलोमीटर वाले कस्टमर की 5 डिलीवरी की कॉस्ट जो होगी वो उस कस्टमर की 1 डिलीवरी की कॉस्ट के बराबर होगी, क्योंकि वो 30 किलोमीटर है, 6 5 30, है ना. फिर नंबर ऑफ एक्सपीडाइटेड डिलीवरीज. एक्सपीडाइटेड का मतलब होता है अर्जेंट, इमरजेंसी डिलीवरीज. तो किस कस्टमर ने कभी कोई एक्सपीडाइटेड डिलीवरी हमसे डिमांड की है क्या, कभी उसने कहा है क्या कि भाई इस तरीके से करना है, ऐसे ऐसे करना है. ठीक है. अब इसका हमें कॉस्ट ड्राइवर रेट दिया है नीचे कि हर बार जब हम एक ऑर्डर लेते हैं तो हमें 750 रुपीज़ की कॉस्ट लगती है, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट. हम कस्टमर के यहाँ विजिट करते हैं तो हमारा 600 रुपये का खर्चा आता है. हम डिलीवरीज जब करते हैं तो हमारी डिलीवरी कॉस्ट है 5.75 पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रैवल्ड. हर एक किलोमीटर डिलीवरी किलोमीटर के लिए 5.75 रुपीज़ की कॉस्ट है. प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट है 3.75 पर केस सोल्ड. और एक्सपीडाइटेड डिलीवरी, इमरजेंसी में अगर कुछ डिलीवरी करनी है, अर्जेंट डिलीवरी करनी है, तो उसकी कॉस्ट जो है वो है 2250 पर डिलीवरी.
You are required to compute the customer level operating income. Customer level operating income of each of the 5 retail customers now being examined, A, B, C, D and E, और उनके रिजल्ट्स पे कमेंट करना है. मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, आपको मैं नहीं दिखाई दूंगा, बट आपको क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों दिखाई देंगे. समझ में आ रहा है? You can check question on your screen, you can check solution on your screen. It's okay if I am not visible. इतनी देर जी लेना मेरे बिना, ठीक है? सो चलिए अब इसको समझते हैं. ये ऑपरेटिंग इनकम स्टेटमेंट हम लोगों को यहाँ पर बनाना है, जिसमें हमें कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करना है. समझ में आया? इंडिविजुअल कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी क्लियर हो रहा है? चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल्स रेवेन्यू के साथ. व्हाट इज द टोटल सेल्स रेवेन्यू? उसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ केसेस सोल्ड इनटू एक्चुअल सेलिंग प्राइस. तो अगर आप देखेंगे हमारे पास नंबर ऑफ केसेस सोल्ड है और एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. दोस्तों जब कहा है कस्टमर लेवल प्रॉफिटेबिलिटी, इसका मतलब है मुझे कस्टमर लेवल पे सेल्स भी देखना है, एक्सपेंसेस भी देखना है, तो जाकर प्रॉफिट निकलेगा. तो बेसिकली कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी रेवेन्यू में से, तब जाकर प्रॉफिट निकलेगा, है ना? तो मैंने इंडिविजुअली नंबर ऑफ केसेस सोल्ड को मल्टीप्लाई किया है एक्चुअल सेलिंग प्राइस. प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे रेवेन्यू निकालना है ना, तो मुझे कैटलॉग सेलिंग प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है. मुझे कौन सी सेलिंग प्राइस चाहिए? एक्चुअल सेलिंग प्राइस चाहिए. तो जब मैं नंबर ऑफ यूनिट्स को एक्चुअल सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाकर दोस्तों मुझे पता चलेगा एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू. ठीक है, मैं किसी भी एक का एक्सप्लेन करता हूँ, अकॉर्डिंगली सिर्फ कैलकुलेटर चलाना है. अब नीचे हमें कॉस्ट दी गई है, ये सारी कॉस्ट, इनको हमें यूज करना है. जैसे परचेस ऑर्डर, कस्टमर ए के 15 परचेस ऑर्डर है एंड एवरी परचेस ऑर्डर एंटेल्स द कॉस्ट ऑफ 750 रुपीज. प्लीज टेक ऑन योर कैलकुलेटर number of purchase orders into 750 rupees. 15 into 750, is it coming to 11250? अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि हाई चांसेस है कि आप ये डेटा ही लेना भूल जाए, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. आपने कस्टमर ए को 4680 केसेस ऑफ वाटर बेचे हैं, तो उसको पहले खरीदा भी तो होगा बेटा. कितने में खरीदा है? 90 रुपीज पर केस. तो सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कैलकुलेटर पे लीजिए, 4680 मल्टीप्लाइड बाय 9090. 4680 मल्टीप्लाइड बाय 9090. चेक ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर? 4680 मल्टीप्लाइड बाय 9090. परचेस ऑर्डर कॉस्ट हो गया. कस्टमर विजिट कॉस्ट, हमने कस्टमर ए को 2 बार विजिट किया, 600 रुपए की कॉस्ट है एक बार की, तो 2 बार की कॉस्ट कितनी हो गई? 1200. चेक ऑल ऑफ यू. फिर आती है डिलीवरी कॉस्ट. अब यह डिलीवरी कॉस्ट है 5.75 डिलीवरी किलोमीटर्स. तो मुझे यहाँ पर कंपोजिट कॉस्ट यूनिट निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ डिलीवरीज और किलोमीटर कितना है. तो किलोमीटर्स ट्रैवल्ड पर डिलीवरी इज 20 किलोमीटर फॉर कस्टमर ए. कैलकुलेटर पे लीजिएगा 2020 मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसी कितनी डिलीवरीज हमने की है? 10 डिलीवरीज. तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है 200 किलोमीटर, और हर एक किलोमीटर का खर्चा है 5.75. तो कैलकुलेटर पे लीजिएगा 200 इंटू 5.75. इज इट कमिंग 1150? चेक ऑल ऑफ यू. इज इट कमिंग 1150? चेक ऑल ऑफ यू. और लास्ट है प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट. प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट, जितने यूनिट्स आपने बेचे हैं मल्टीप्लाइड बाय 3.75. नीचे दिया ही है, प्रोडक्ट हैंडलिंग इज 3.75 पर केस सोल्ड. So take on your calculator 4680 multiplied by 3.75. Check all of you. Are you getting this as answer? और अब हम सबका टोटल लेंगे, तो कस्टमर ए की ऑपरेटिंग इनकम आ रही है. ये ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू माइनस ऑल दीज कॉस्ट, यू गेट ऑपरेटिंग इनकम. Similarly, we'll calculate operating income for customer B, C, D and the customer E. कस्टमर ई के केस में एक एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या आएगी बेटा? उन्होंने एक एक्सपीडाइटेड डिलीवरी ली थी. एक एक्सपीडाइटेड डिलीवरी का कॉस्ट हम लोगों के सामने है यहाँ पर. कितना है बेटा? 2250 रुपीज पर एक्सपीडाइटेड डिलीवरी. तो क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है कंप्यूट द कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम इन ईच ऑफ द 5 रिटेल कस्टमर्स नाउ बीइंग एग्जामिन्ड. कमेंट ऑन द रिजल्ट, और इनके रिजल्ट पे आपको कमेंट करना है. कमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं. कमेंट क्या करेंगे? लॉजिकल है. मैं यहाँ पर अगर देखूँ ना भाई, तो मुझे समझ में आ रहा है कि आई एम अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट इन केस ऑफ कस्टमर डी एंड मिनिमम प्रॉफिट इन केस ऑफ कस्टमर ई.
So from the above calculation, it is observed that customer D is highly profitable customer, whereas customer E is the least profitable customer. ऐसा क्यों है? Now what is the reason of it? Now understand. अगर आप क्वेश्चन के अंदर का ये डेटा देखते हैं ना, स्पेशली मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस वाले डेटा को देखिएगा सभी जने। ये देखो, तो अगर आप ये डेटा कंपेयर करेंगे ना कि कैटलॉग प्राइस और एक्चुअल सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता चलेगा यार कस्टमर ए को तो हम कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, है ना, जितना कैटलॉग प्राइस है उसी पे बेच रहे हैं। कस्टमर बी को कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, सी को थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं, डी को थोड़ा कम दे रहे हैं, लेकिन हाईएस्ट डिस्काउंट जो दे रहे हैं वो कस्टमर ई को दे रहे हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट इज गिवन टू कस्टमर ई। यार एक चीज़ समझ नहीं आ रही है मुझे, लॉजिकल। कस्टमर सी जो है ना वो हमसे सबसे ज़्यादा यूनिट्स खरीद रहा है, कस्टमर डी उतने यूनिट्स नहीं खरीद रहा है, लेकिन फिर भी कस्टमर डी को हाईएस्ट डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो मैंने नीचे रीज़न क्या लिखा है कि कस्टमर ई लीस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर क्यों है, बिकॉज ही इज ऑफर्ड मैक्सिमम डिस्काउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड बाय हिम। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कहता है, what insights are gained by reporting both the list selling price and actual selling price। अब जो एनालिसिस अभी हम थियोरेटिकली कर रहे हैं ना, वही एनालिसिस ये हमसे डॉक्यूमेंट करने के लिए कह रहे हैं कि आप डिस्काउंट का क्या एनालिसिस करते हैं। तो ये देखिए हमने उसको डॉक्यूमेंट कर लिया, हमने एक टेबल बना ली, कस्टमर वाइज लिस्ट प्राइस कितनी है, सबकी 108 है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी है, और फिर हमने सबका डिस्काउंट का परसेंटेज निकाला। अब दोस्त जब डिस्काउंट का परसेंटेज निकाला तो पता चलता है कि कस्टमर ए को कोई 0% डिस्काउंट दिया जा रहा है, कस्टमर बी इज गिवन 1.67% डिस्काउंट, सी इज गिवन 8.33%, डी इज गिवन 3.33%, whereas customer E is given 10% discount. So the above table clearly shows that the seller has given quantity discount to its customers, except customer E, who has been given exceptionally high discount irrespective of low quantity। मतलब हमारा जनरल परसेप्शन पता है यहाँ पर क्या बन रहा है कि यहाँ पर बिजनेस में टेंडेंसी है कि आप अपने कस्टमर को क्वांटिटी डिस्काउंट्स दे रहे हैं, मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, सब कुछ सही चल रहा है, ए बी सी डी के लिए सही चल रहा है। एक एक्सेप्शन है कस्टमर ई, जहाँ उसको हाईएस्ट डिस्काउंट दिया है बट उसका हाईएस्ट क्वांटिटी नहीं है। आपको कंक्लूजन पे नहीं आना है, आपको सिर्फ ये डॉक्यूमेंट करना है। अब मैनेजमेंट अपना डिसीजन लेगा, जो भी इसको करना है जैसे भी इसको करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप इंडेक्स में स्टार मार्क करके रखिएगा टिल कॉलम नंबर 4। इनफैक्ट आज के जो दोनों क्वेश्चन हमने किए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों ही क्वेश्चन को आपको स्टार मार्क करके रखना है। गाइज योर होमवर्क क्वेश्चन फॉर टुडे आर क्वेश्चन नंबर 2 and question number 6. In tomorrow's class, we will be checking these homework questions and doing remaining questions. We won't spend lot of time on checking the homework questions. Both the questions are ICI study material questions. So be little quick in solving these questions. See you again tomorrow. Thank you so much. Have a wonderful day. Tomorrow we will complete this topic, overhead costing, and then we will start with the next series of topics day after tomorrow, that is cost sheet. All the best. Good day all of you.